गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग होने वाली हिंसा, इसको कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ये सारे सुझाव लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, आप हमारे समाज में महिलाओं के संग होने वाली हिंसा, जो घरेलू हिंसा कहलाती है, प्रशिक्षणार्थियों, घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं को शारीरिक चोट पहुंचाना, मारना पीटना, झगड़ना, गाली गलौज करना और दहेज को लेकर दहेज की मांग करना और मांग न होने पर महिला को जलाकर मार देना और उस घटना को उसको दुर्घटना नाम दे देना। इसके साथ उसका भावनात्मक भी हिंसा है, हिंसा का एक रूप है जिसमें महिलाओं पर बच्चा, बेटा होने का, लड़का होने का दबाव बनाया जाता है। बच्चे ना हों, ऐसी स्थिति में उनको ताने मारे जाते हैं। और अन्य हिंसाओं में आप देखते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े को कम करने के लिए, झगड़े को शांत करने के लिए अगर बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पुरुष के द्वारा धमकी दी जाती है। उस हितैषी को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपको हमारे पति पत्नी के झगड़े में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक हिंसा में आप देखते हैं कि महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग निर्धारण कराया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो कन्या है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये विभिन्न प्रकार की हिंसाओं का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। प्रशिक्षणार्थियों, घरेलू हिंसा में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को जो मारा पीटा गया है तो उनके शरीर में चोट भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा को हल करने के लिए सुझाव दिया है कि चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए, जो तुरंत महिलाओं को समय पर चिकित्सा मुहैया करा सके। अस्पताल में महिला प्रकोष्ठ की तैनाती की जाए। जो जांच अधिकारी हैं वो महिला होनी चाहिए। जिस अस्पताल में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है और वहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का इलाज चल रहा है और उस इलाज के चलते हुए वहाँ अगर पुलिस पहरेदारी करेगी, पुलिस की तैनाती होगी, तो ऐसी स्थिति में भेदभाव हो सकता है। इसलिए महिला अधिकारियों को उस अस्पताल प्रकोष्ठ का और अस्पताल में जो तैनाती की जा रही है वो महिला अधिकारियों की होनी चाहिए। जो भी जांच अधिकारी हों वो महिला अधिकारी होनी चाहिए। ये सुझाव। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण उन चिकित्सक कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाना चाहिए जो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से, कोई वार्निंग केस है उससे कैसे निपटा जाए, पॉइजन का केस है उससे कैसे निपटा जाए, या महिला के गंभीर चोटें आई हैं तो उनका प्रशिक्षण कैसे, उनका इलाज कैसे किया जाए, इस बात का प्रशिक्षण अस्पताल के समस्त कर्मचारियों को कानूनी तौर पर दिया जाना आवश्यक है। इससे हम घरेलू हिंसा को काफ़ी दूर तक हल करने में मदद मिलेगी कि महिला
आपातकाल में आई है, इमरजेंसी में आई है, तो ऐसी स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण उन अस्पताल के कर्मचारियों को होना चाहिए। भावनात्मक अभिघात घटाने के लिए भी यह है, एक परामर्श ये दिया गया है कि महिलाओं का जो भावनात्मक रूप से हिंसा हुई है, उस भावनात्मक हिंसा को कम करने के लिए भी अस्पताल मदद कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, घरेलू हिंसा को हल करने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए भी उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे महिलाओं के संग होने वाली उस हिंसा को बढ़ावा ना मिले। महिला के साथ जो हिंसा हुई है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर थाने में दर्ज करने में सहायता करनी चाहिए। अक्सर अस्पताल मुंह मोड़ लेते हैं कि ये पुलिस केस है, इसमें हम इलाज नहीं करेंगे, आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करवाने में हॉस्पिटल को भी सहायता करनी चाहिए। गंभीर चोट अगर आई है महिला के, तो ऐसी स्थिति में उन गंभीर चोटों के लिए आपराधिक केस निर्धारित करना चाहिए या आपराधिक केस बनवाना में मदद करनी चाहिए। महिला के अगर कहीं भी गंभीर चोट आई हैं शारीरिक रूप से, तो उन गंभीर चोटों को देखते हुए आपराधिक केस दर्ज करवाने में सहायता करनी चाहिए अस्पताल के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, इन समस्त बातों का पुनरावलोकन भी किया जाए, विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएं और उनका पुनरावलोकन किया जाए कि क्या कमियां रहीं, कौन से अच्छे सुझाव थे जिन पर हमने अमल किया और महिलाओं के संग होने वाली घरेलू हिंसा को रोका गया। अब घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कुछ उपाय हैं जो एनजीओ के द्वारा, एसएचजी के द्वारा मदद करने में, इनके द्वारा जो मदद की जाएगी उससे घरेलू हिंसा को कैसे हल किया जाए, कैसे रोका जाए, उसके लिए कुछ सुझाव हैं। जो एनजीओ हैं गैर सरकारी संगठन और एसएचजी हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन किस प्रकार मदद कर सकते हैं ये घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन दोनों ही घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए ये एक घरेलू हिंसा को निवारक, सहायक और पुनर्वास के रूप में ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने में, थाने पहुंचाने में, उनको अस्पताल में भर्ती कराने में, उनको रहन सहन की व्यवस्था करने में, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने में ये सहायता कर सकते हैं एनजीओ और एसएचजी। पीड़ितों की आवाज बन सकते हैं एनजीओ और पीड़ितों की आवाज बन सकते हैं एसएचजी। पीड़ितों के साथ अगर कोई राजनीतिक दबाव है, कोई नेताजी का दबाव है, ऐसी स्थिति में एनजीओ और एसएचजी उठकर आए और पीड़ित महिलाओं की आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को उठाएं और उनकी बात को, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसको दिलवाने में वो सहायता करें। पीड़ितों की आवाज़ बनने के लिए एनजीओ को और एसएचजी को आगे आना होगा और तब जाकर ही हम घरेलू हिंसा की रोकथाम कर पाएंगे। इनकी सहायता से एनजीओ की से एसएचजी ये क्या मदद करेंगे कि कोई भी एनजीओ है, कोई भी स्वयंसेवी संगठन है और स्वयं सहायता समूह है, वो दोनों ही मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और आंदोलन करके, रैलियां निकालकर और वो सरकार के लिए शिकायतें भेजकर या शिष्टमंडल के द्वारा मिलकर वो अपनी इन सुझावों से, अपनी इन सिफारिशों से
जो इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रोक सकते हैं और पीड़ितों की आवाज़ बनकर उनको इंसाफ दिलवा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये एनजीओ एसएचजी परामर्श भी दे सकते हैं कि आपको यहाँ से कानूनी मदद मिलेगी, ये आपके मौलिक अधिकार हैं और आपके साथ में हम खड़े हुए हैं, आप घबराइए नहीं। इस प्रकार से वो उचित परामर्श के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा से छुटकारा दिलवा सकते हैं। दबाव समूह बनाकर, अक्सर आपने देखा होगा प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज में ये प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो एनजीओ के और एसएचजी के ही होते हैं। ये एसएचजी और एनजीओ गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह। प्रशिक्षणार्थियों, ये समाज में इनकी पकड़ बहुत बड़ी होती है और समाज से, समाज की सुविधाओं से, समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये संस्थाएं अग्रणी हैं। ऐसी स्थिति में इनकी और समाज की जोड़ी बनी हुई है और समाज इनके ऊपर अपना अटूट विश्वास रखता है। इन एनजीओ से जुड़ा हुआ समाज है क्योंकि समाज का ये हिस्सा है। ऐसी स्थिति में जो सरकार से या न्यायालय से इन घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में ये प्रेशर ग्रुप बनाकर, ये दबाव समूह बनाकर सरकार को और न्यायालय को अवगत करा सकते हैं, चेता सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, ये सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि वो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में महिलाओं की मदद करे। तो ऐसी स्थिति में एनजीओ, एसएचजी दबाव समूह बनाकर भी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोक सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, दबाव समूहों का राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ रहता है और दबाव समूहों के आगे, मीडिया के आगे जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो उन प्रेशर ग्रुप और मीडिया दोनों की बातें हैं। तो दोनों को सरकार, दोनों की बातों को मानने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ता है। अगर वो दबाव समूहों की बात नहीं मानती है और वो मीडिया के परामर्श को नहीं मानती है, मीडिया में जो सरकार के विरोध में खबरें चल रही हैं, उन खबरों से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, दबाव समूह, वो भी अपनी बात सरकार के ऊपर रख सकते हैं और सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था, ये एनजीओ और एसएचजी के द्वारा सरकार से महिलाओं को सुरक्षा दिलवाई जा सकती है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा सकती है। दोनों ही क्षेत्रों में, सुरक्षा के क्षेत्र में और पुनर्वास के क्षेत्र में, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। घरेलू हिंसा में अधिकतर पतियों के द्वारा पत्नियों को घर से निकाल दिया जाता है, महिलाओं को बेघर कर दिया जाता है। खासतौर से परिवार की अगर कोई विधवा महिला है तो उसको भी बेघर कर दिया जाता है और कोई वृद्ध महिला है तो उसको भी बेघर कर देते हैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत। तो ऐसी घरेलू हिंसा में महिला की सुरक्षा के लिए और महिला के पुनर्वास के लिए दो बातें हैं। महिलाओं को बेघर कर देना तो उसको रहने की और उसकी सुरक्षा की, दोनों के लिए बहुत आवश्यकता है कि महिलाओं को रहने की व्यवस्था की जाए और महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को सुरक्षा
और महिलाओं को पुनर्वास की व्यवस्था भी कर सकते हैं एनजीओ। वो चाहें तो स्वयं भी पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं, महिलाओं को वस्त्र भोजन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। वो महिलाओं की मदद करेंगे न्यायालय से, वो महिलाओं की मदद करेंगे स्वयं भी मदद कर सकते हैं और न्यायालय से भी मदद उनको दिलवाई जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, न्यायपालिका और कार्यपालिका की कार्यवाही को संवेदनशील बनाना, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर ग्रुप और मीडिया दोनों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था थोड़ी लचीली है। कानून की पेचीदगियां ऐसी हैं कि वादी प्रतिवादी, जो पीड़ित है और जो अभियुक्त है, दोनों को ही हमारी कानून की पेचीदगियों में फंसना पड़ता है और उसके लचीले होने का अभियुक्तों को ज़्यादा फायदा रहता है। अभियुक्त पीड़ित को समय मिलने से बरगला सकते हैं, अपने पक्ष में उसका मत ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका की सुस्ती होने, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ कानून के लचीले होने से अभियुक्तों को लाभ हो जाता है। आए दिन कोर्ट में, न्यायालय में तारीख पर तारीख पड़ती हैं। इंसाफ के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को, कार्यपालिका को कार्रवाई के लिए संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं एनजीओ और एसएचजी। तो इस प्रकार एनजीओ के द्वारा और एसएचजी के द्वारा घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए ये कुछ सुझाव दिए गए हैं कि पीड़ितों को कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। तो पीड़ितों को कानूनी सहायता मुहैया कराना ये उनका अधिकार है, कोई उपकार नहीं। पीड़िता के लिए कानूनी सुविधा अगर कोई प्रदाता, स्वयंसेवी संगठन या गैर सरकारी संगठन मदद करता है तो ये उन महिलाओं का, पीड़िताओं का अधिकार है, कोई आप उपकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराना। प्रशिक्षणार्थियों, जो एसएचजी हैं, स्वयं सहायता समूह, वो संवेदनशील हों और अपने समूह बनाएं। वो बहुत सारे समूहों का निर्माण करें जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोका जा सके। पुलिस मित्र की आवश्यकता है। अक्सर हमारे देश की पुलिस के ऊपर ये इल्जामात लगते रहते हैं कि वो पक्षपात करती है और भ्रष्ट आचरण वाली है। ऐसी स्थिति में पुलिस मित्रों की नियुक्ति से जो एसएचजी हैं, एसएचजी के द्वारा स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं वो पुलिस के मित्र के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर लगने वाले इल्जामात को और पुलिस के कथित भ्रष्टाचार को भी रोकने में सहायता मिलेगी और महिलाओं को घरेलू हिंसा से उनकी रोकथाम की जा सकेगी। प्रशिक्षणार्थियों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गांवों में ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर हमला या महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के सबसे अधिक मामले देखने को, सुनने को मिलते हैं।
ये घरेलू हिंसा के मामले, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शहरों में भी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में ये अन्य पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समूह और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज जिनमें शिक्षा की कमी है, ऐसे समाजों में या जंगली समाज में, जंगल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग, उन समाजों में, उन गांवों में ख़ासतौर से महिलाओं के संग होने वाली हिंसा को अधिक मामलों में, अधिक मात्रा में देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन स्वयं सहायता समूहों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो ऐसे गांवों का जहां महिलाओं के प्रति अधिक मामलों में हिंसा हो रही है, तो वहां उन ऐसे गांवों का ये स्वयं सहायता समूह विरोध कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन ऐसे गांवों का विरोध करके ये घरेलू हिंसा की रोकथाम कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के प्रति होने वाली जो ख़ास तौर से मैंने आपको बताया कि गांवों में ये घटनाएं अधिक मात्रा में होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये स्वयं सहायता समूह बन जाएंगे तो इनकी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये अपनी भूमिका को अदा करते हुए ऐसे गांवों का विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद उस गांव का जब विरोध होगा स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए ये एसएचजी का महत्वपूर्ण कदम होगा, गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण कदम होगा। और इन कदमों से जब दूसरे गांव को ये आहट पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि दूसरे गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेंगे कि वहाँ महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उस गांव का बहिष्कार किया गया, उस गांव का विरोध किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि अन्य दूसरे गांव ने भी उस ज्योति को जला दिया और उसने प्रकाश फैलाया है। उस प्रकाश से दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, इसलिए गांव के गांवों में वो जो छोटी सी चिंगारी थी वो एक अग्नि का रूप ले लेगी और प्रचंड ज्वालामुखी के रूप में वो समाज को एक खिलता हुआ गुलदस्ते के रूप में स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि वहाँ इस क्षेत्र में, इस राज्य में और इतने क्षेत्रफल में भारत में महिलाओं के संग अत्याचार नहीं होते, महिलाओं के प्रति हिंसा नहीं होती। महिलाओं को हिंसा के लिए इन लोगों ने आगे आकर इस प्रकार से अंजाम दिया और घरेलू हिंसा को रोकने में चार चांद लगाए। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? खासतौर से महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दहेज को लेकर महिलाओं के लिए जलाना, मारना, पीटना और दहेज की मांग पूरी न होने पर क्रूरता के रूप में उन महिलाओं को पुरुष समाज के द्वारा, औरतों और महिलाओं के द्वारा और परिवारीजनों के द्वारा जिंदा ही जला दिया जाता है। बहुत सारी युवतियां जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती वो सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, और जिनकी उम्र थोड़ी परिपक्वतापूर्ण है, ऐसी स्थिति में वो बर्दाश्त करती रहती हैं, वो आत्महत्या नहीं करती तो उनकी हत्या कर दी जाती है। ये दहेज को लेकर महिलाओं के प्रति क्रूरता और जो महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार किया जाता है, भावनात्मक उत्पीड़न, आर्थिक, अन्य सामाजिक, भ्रूण, ये इस प्रकार का महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के रूप हैं जिनमें महिलाओं के शरीर को कष्ट पहुंचाना, महिलाओं को दहेज की मांग पूरी ना होने पर हत्या कर देना, उनके बेटियां होने पर बेटे की चाहत पैदा करना, और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पैदा करने का दबाव डालना, उसका भावनात्मक हिंसा है। ठीक उसी प्रकार से उसको घर में
फ्रिज, कूलर, पंखा, अलमारी आदि में हिस्सा नहीं देना। ना अलमारी में कपड़े रखने दिए जाते हैं, ना उनको पंखा चलाने के लिए दिया जाता है, ना फ्रिज का पानी पीने के लिए दिया जाता है। अर्थात वो पुरुष के फ्रिज को, पंखे को, कूलर को, अलमारी को उस परिवार में यूज नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो पति के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा उसके प्रति हिंसा की जाती है और उसकी जो आर्थिक संपत्ति है उसमें से भी उसको हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसे रूपों में आप देखते हैं ये आर्थिक हिंसा जो महिला के साथ में की जा रही है। अन्य अगर मामला मियाँ बीवी के लड़ाई में कोई तीसरा आदमी बोल भी जाता है तो उसको ये कहते हैं कि पति पत्नी का मामला है, आप कौन होते हो। ऐसी स्थिति में वो महिला के प्रति और उसके जो हितैषी सदस्य हैं उनके प्रति डराकर धमकाकर उनको भी फोन पर धमकियां मिलती हैं कि आज के बाद आप बोल मत जाइएगा। ठीक सामाजिक हिंसा में आप देखते हैं कि परिवारजनों के द्वारा जो महिला के गर्भ में भ्रूण है और उसका लिंग निर्धारण करवाया जा रहा है मशीनों के द्वारा। वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा आप देखते हैं कि लिंग का परीक्षण करवाया जा रहा है परिवारजनों के द्वारा। और लिंग का परीक्षण करवाते समय अगर वो कन्या है तो उसके भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। आप देखते हैं उसको गर्भ में ही मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया जाता है। या तो गर्भपात करा दिए जाते हैं या ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं जिनसे वो गर्भ ठहरता नहीं और उस कन्या के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, दहेज के मामलों को लेकर या महिलाओं के संग क्रूरता को लेकर या महिलाओं के संग होने वाले गलत व्यवहारों को लेकर जो भी महिला के प्रति घरेलू हिंसा की जा रही है उसको प्रेशर ग्रुप के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। जब तक समाज के जागरूक व्यक्ति सामने नहीं आएंगे, जब तक हमारे ये प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेंगे, ये प्रेशर ग्रुप, ये दबाव समूह यही हैं जो समाज में क्रांति का काम करेंगे। इन दबाव समूहों का नैतिक दायित्व ये बनता है कि दहेज के मामलों में या महिला के प्रति होने वाली क्रूरता के मामलों में या महिला के संग होने वाले गलत व्यवहार के मामलों में ये दबाव समूह अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं, न्यायपालिका तक पहुंचाएं, कार्यपालिका तक पहुंचाएं और वो सामने वाली पार्टी को जो अभियुक्त की है उस अभियुक्त पर दबाव बनाया जा सके और उसको पीड़ित को इंसाफ मिल सके। पीड़ित को इंसाफ मिलने के लिए जब तक दबाव समूह नहीं होंगे तब तक इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दबाव समूह ही हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को संवेदनशील बनाने का काम करते हैं। चाहे वो मीडिया के माध्यम से बनाएं, चाहे अपनी बात को पहुंचाकर बनाएं, शिष्टमंडल के माध्यम से बनाएं और आंदोलनों के माध्यम से बनाएं, वो बनाते हैं और न्यायपालिका और कार्यपालिका तुरंत एक्शन करती हैं और उनके एक्शन से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की आसानी से रोकथाम की जा सकेगी। तो घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कुछ ये उपाय हैं जो एनजीओ के द्वारा और एसएचजी के द्वारा किए जा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, एसएचजी, स्वयं सहायता समूह दोनों हैं जिनके माध्यम से हम घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं। मैं समझता हूँ घरेलू हिंसा को हल करने के लिए कुछ सुझाव जो अस्पताल के लिए निर्धारित किए गए हैं और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा और आपके एसएचजी के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा ये कुछ घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए उपाय थे जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किए हैं। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा और
आगे चर्चा करेंगे अगले पाठों पर। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए और यहाँ सुनने वाले तमाम साहिबान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, सोचा, समझा और जाना। मैं आपके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।